कहानी कुछ हाई स्कूल जाने वाली लड़कियों से शुरू होती है जो जे.एन. हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल जा रही थीं। स्कूल में लंच का टाइम होता है और सारी लड़कियां एक साथ कैंटीन में आती हैं। स्कूल से जो पैक्ड लंच उन्हें प्रोवाइड किया जाता है उसे खाने के लिए सब बैठ जाती हैं। यहाँ एक लड़की के ड्रेस पर गलती से पानी गिर जाता है तो वह लड़की अपना लंच छोड़कर वॉशरूम में ड्रेस साफ करने चली जाती है। यानी वह लंच नहीं खा पाती लेकिन बाकी सारी लड़कियां लंच खा लेती हैं। यहाँ करीब 150 से ज़्यादा लड़कियां थीं। लंच खाने के बाद सारी की सारी लड़कियां अचानक से शांत हो जाती हैं और कांपने लगती हैं, भारी सांसें लेने लगती हैं। यह साफ हो जाता है कि सभी लड़कियों के लंच में कुछ मिला हुआ था जिससे उनका वशीकरण हो चुका है। फिर यहाँ एक आदमी आता है जिसने इनका वशीकरण किया था। वह इन 500 से ज़्यादा लड़कियों में से 10 लड़कियों को चुनता है और उन्हें स्कूल की छत पर जाने के लिए कहता है। छत से एक लड़की नीचे गिर जाती है और यह देखकर पूरे स्कूल के फैकल्टी शॉक में आ जाते हैं। बाकी 9 लड़कियां भी छत पर खड़ी थीं और रोते हुए कह रही थीं कि अंकल हमें गलत करने के लिए कह रहे हैं और हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। अगर कोई हमारे करीब आया तो हम गलत कदम उठा लेंगे। गार्ड, प्रिंसिपल और फैकल्टी सभी लोग आकर बच्चियों को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चियां उनकी बात नहीं मानती। वे बार-बार कहती हैं कि हमारे पास मत आना और जैसे ही 3 बजते हैं वे गलत कदम उठाती हैं। गार्ड जबरदस्ती एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। एक-एक करके सभी 10 लड़कियां अपनी जान दे देती हैं। दूसरी तरफ हम पहली वश मूवी से अथर्व को देखते हैं जो अपनी बेटी आर्या का ख्याल रखता है। आर्या आज भी 12 साल बाद वशीकरण में है और एक पुतले की तरह हमेशा स्माइल करती रहती है। अथर्व ने प्रताप को भी आज तक अपने घर में जिंदा रखा हुआ है। न उसे मरने देता है, न ठीक से जीने देता है, बस रोज डराता है। एक दिन अथर्व जब मार्केट जाता है तो टीवी पर न्यूज़ में देखता है कि 10 लड़कियों ने अपनी जान दे दी और वे किसी अंकल का जिक्र कर रही थीं। यह सुनते ही अथर्व समझ जाता है कि उन लड़कियों का वशीकरण हुआ है। वह तुरंत घर जाकर प्रताप से पूछता है कि क्या उसके अलावा कोई और उसके विद्या जानता है। यह सुनकर प्रताप की आंखें चमक उठती हैं। यहीं से अथर्व समझ जाता है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है और वह प्रिपरेशन शुरू कर देता है। वह प्रताप के मुंह पर चेन और लॉक्स बांध देता है और फिर अपने घर में कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस लाने लगता है। वहाँ स्कूल में पुलिस आ चुकी थी और माहौल बद से बदतर हो चुका था। स्कूल की बाकी लड़कियां भी वशीकरण के अंदर थीं, सिवाय उस लड़की के जो अपनी ड्रेस को साफ करने वॉशरूम में गई थी। क्योंकि उसने लंच नहीं खाया था इसलिए वो बच गई। पुलिस उस लड़की से पूछताछ कर रही थी लेकिन लड़की रो रही थी। पुलिस स्टाफ से भी पूछताछ कर रही थी लेकिन उनके पास भी कोई क्लू नहीं था। सभी बच्चियों के पेरेंट्स स्कूल के बाहर आ चुके थे और हंगामा मचा रहे थे। मतलब पूरा दंगा जैसा सीन क्रिएट हो गया था। अब यहाँ एक वशीकरण में आई लड़की पुलिस के पास आती है और कहती है कि अंकल ने हमें एक मैसेज देने को कहा है। मैसेज यह था, प्रताप को ढूंढो वरना पूरे शहर की दशा खराब कर दी जाएगी। यानी कि जो भी वशीकरण कर रहा है वो कहीं ना कहीं प्रताप को जानता है और उसे ढूंढने के लिए ही ये सब कर रहा है। जैसे ही यह मैसेज डिलीवर होता है अचानक कुछ लड़कियां दौड़ते हुए भागती हैं। वे पुलिस को धक्का देती हैं, फैकल्टीज को धक्का देती हैं और फिर सीधे पेरेंट्स के पास पहुंचती हैं जहां पुलिस उन्हें रोककर खड़ा रखी थी। फिर अपने पेरेंट्स तक पहुंचकर वे हाथ उठाती हैं और भागते हुए शहर में चली जाती हैं। फिर ये लड़कियां शहर में उत्पात मचाने लगती हैं, जैसे कि बस के ड्राइवर को मारकर बस का एक्सीडेंट कर देना, कार वालों को रोककर उन्हें मारना, बाइक वालों को गिराकर खत्म करना, जो नॉर्मल लोग रोड पर, पार्क में या सोसाइटी में थे उन पर हमला करना। कईयों को तो ये खत्म भी कर देती हैं। इसीलिए शहर के सभी रेसिडेंट्स को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है और उन्हें चेतावनी दी जाती है कि अगर इस यूनिफॉर्म वाली लड़कियां दिखें तो उनसे सावधान रहें। वो लोग कुछ भी कर सकती हैं। न्यूज़ में यह भी बता दिया जाता है कि लड़कियां किसी प्रताप को ढूंढने की बात कर रही हैं, मतलब वशीकरण करने वाले ने यही मैसेज दिया है। अब इस पॉइंट पर स्कूल में अभी भी 100 से ज़्यादा लड़कियां बची थीं। सिर्फ कुछ ही लड़कियां बाहर भागी थीं। इन 100 प्लस लड़कियों के पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने की अनुमति दी जाती है। वहाँ सारे पेरेंट्स रो रहे थे, अपनी बच्चियों को मना रहे थे, लेकिन बच्चियाँ उनकी एक भी बात नहीं सुन रही थीं। उधर अथर्व बताता है कि इन सभी बच्चियों का वशीकरण हुआ है और चाहे हम कुछ भी कर लें, इनका वशीकरण नहीं टूटेगा। ये बच्चियाँ उसी की बात मानेंगी जिसने इनका वशीकरण किया है। अथर्व कहता है कि जो भी यह कर रहा है वो आसपास ही होगा क्योंकि उसे इन लड़कियों को कमांड भी देना है। तभी सब देखते हैं कि कैंटीन के कोने में एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ था।
ये आदमी फाइनली सामने आता है। इस पॉइंट पर हमें उसका नाम फिल्म में नहीं बताया जाता, लेकिन फिल्म के एंड में पता चलता है कि उसका नाम राजनाथ है। यही राजनाथ लड़कियों का वशीकरण कर रहा था। राजनाथ पुलिस और बाकी लोगों से साफ कहता है कि अगर किसी ने उसे जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो ये 100 से ज्यादा लड़कियां उस इंसान को तो खत्म करेंगी ही, फिर खुद को भी आग लगा लेंगी। मतलब हालात बहुत भयानक हो जाएंगे। डेमो के लिए राजनाथ एक लड़की को बुलाता है और उससे ही उसके हाथ पर चोट दिलवाता है। जब लड़की के पेरेंट्स अपनी बच्ची को रोकने की कोशिश करते हैं, तो राजनाथ साफ कहता है कि जितना रोकोगे उतनी ही इंटेंसिटी से वह वही काम दोहराएगी। और होता भी ऐसा ही है। लड़की बार बार वही हरकत करने लगती है। इसी बीच एक पुलिस वाला चुपके से गन निकालने की कोशिश करता है ताकि राजनाथ पर हमला कर सके। लेकिन एक लड़की न सिर्फ उसे रोकती है, बल्कि उस पुलिस वाले को बुरी तरह घायल भी कर देती है। इसके बाद राजनाथ एक ऐसी बच्ची को बुलाता है जिसे गन चलाना आता था, क्योंकि उसने क्लब वगैरह में सीखा था, और पुलिस की गन उसके हाथ में दे देता है। फिर वह सभी पेरेंट्स को बाहर निकलने का आदेश देता है, क्योंकि उसे अथर्व से अकेले में बात करनी थी, बिना किसी डिस्टरबेंस के। जो भी पेरेंट्स रोज चिल्ला रहे थे या बाहर जाने से मना कर रहे थे, उन पर वह उसी बच्ची से गोली चलवा देता है। यहाँ तक कि उस बच्ची से उसके अपने ही पेरेंट्स को खत्म करवा देता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ लोग मारे जाते हैं और बाकी पेरेंट्स डर के मारे तुरंत बाहर भाग जाते हैं। अब राजनाथ और अथर्व अकेले आमने सामने खड़े होते हैं। राजनाथ अथर्व से पूछता है कि प्रताप कहाँ है। अथर्व बिना डरे कहता है कि प्रताप उसके कब्जे में पिछले 12 साल से है। राजनाथ बताता है कि प्रताप उसके लिए गुरु और बड़े भाई जैसा है। वह हैरान होता है कि एक साधारण आदमी अथर्व कैसे प्रताप को मात दे पाया, क्योंकि जहां तक बात वशीकरण की है, प्रताप राजनाथ से भी एक कदम आगे है। लेकिन जब बात विकृति या क्रूरता की आती है, तो उसमें राजनाथ प्रताप से आगे है। बातचीत के बाद राजनाथ यह शर्त रखता है कि वह अथर्व की बेटी का वशीकरण तोड़ेगा और बदले में अथर्व को प्रताप उसे सौंपना होगा। इसके बाद राजनाथ सभी लड़कियों को स्कूल की बस में बैठने को कहता है और अथर्व के साथ उसके घर जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि वहीं पर प्रताप है। इस बीच वह प्रिंसिपल मैडम को आदेश देता है कि बस की व्यवस्था करो, मीडिया को संभालो, पेरेंट्स को संभालो, लेकिन कोई भी मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। राजनाथ कहता है कि मुझे पता है बस में ट्रैकर है, तुम लोग मुझे लोकेट कर लोगे, लेकिन सिर्फ ट्रैक करना, पीछा मत करना, क्योंकि इन बच्चियों की जान मेरे हाथ में है। इसके बाद सारी बच्चियां अथर्व और राजनाथ बस में निकल जाते हैं। रास्ते में अथर्व और राजनाथ के बीच दिलचस्प बातचीत होती है। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि राजनाथ 12 साल बाद प्रताप को ढूंढने क्यों निकला है। दरअसल जब प्रताप अचानक गायब हुआ था, तो राजनाथ उसे कॉल करता था, लेकिन प्रताप फोन नहीं उठाता था। राजनाथ प्रताप के घर नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां उसकी वशीकरण वाली लड़कियां मौजूद थीं जो उस पर हमला कर देतीं। कुछ समय बाद राजनाथ प्रताप के घर गया और पाया कि न तो प्रताप वहां है और न ही उसकी वशीकरण वाली लड़कियां। ऐसे में उसे लगा कि प्रताप किसी तरह की सिद्धि पाने गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी प्रताप सिद्धि पाने के लिए 2.5 साल तक एक ही जगह पर बैठकर तप कर चुका था। तो राजनाथ ने यही सोचा कि शायद इस बार भी प्रताप सिद्धि लेने गया है, और वह कुछ साल और इंतजार करता रहा। लेकिन जब प्रताप वापस नहीं आया, तो पिछले 2 साल से उसने उसे ढूंढना शुरू किया। चूंकि वह प्रताप को ढूंढ नहीं पाया, इसलिए आखिरकार उसे पब्लिक में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। हालांकि उनके विद्या के अनुसार यह वर्जित था, लेकिन मजबूरी में उसने यह कदम उठाया, क्योंकि अब उसे लगा कि इसी तरह प्रताप का सुराग मिल सकता है। और उसका यह कदम कहीं न कहीं फायदे का साबित हुआ, क्योंकि अब प्रताप का पता लग चुका था। जहाँ तक सवाल है कि राजनाथ प्रताप को इतनी बेचैनी से क्यों ढूंढ रहा है, इसका कारण यह है कि प्रताप वास्तव में उससे अधिक ज्ञानी है। राजनाथ को उससे कुछ बची हुई विद्या सीखनी है। अगर खुद से सीखेगा तो उसे बरसों लग जाएंगे, लेकिन प्रताप से सीख लेगा तो तुरंत सीख जाएगा। राजनाथ यह भी बताता है कि वह और प्रताप लड़कियों का वशीकरण क्यों करते हैं। इसका कारण यह है कि वे पुरुष को श्रेष्ठ मानते हैं। हमारे शास्त्रों में यूं तो लिखा है कि नारी ही शक्ति है, लेकिन राजनाथ का कहना था कि पुरुष ही शक्ति है, पुरुष ही समृद्धि है, पुरुष ही धर्माधिकारी है। अब इन बातों के दौरान रास्ते में इन्हें वश में आई एक लड़की दिखती है, जो स्कूल से भाग गई थी और किसी बंदे को मार रही थी। ऐसे में राजनाथ बस रुकवाकर उस लड़की को अपने पास बुलाता है और बस में बैठने को कहता है।
लेकिन ये लड़की अचानक से राजनाथ की बात नहीं मानती और भाग जाती है। यहाँ राजनाथ थोड़ा खांसते हुए उससे बुला रहा था और हमें ऐसा लगता है कि ये लड़की आकर राजनाथ की बात क्यों नहीं मानी, जबकि वो उसकी वश में थी ना। मतलब आर्या वहाँ 12 साल से वशीकरण के अंदर ही है, लेकिन राजनाथ का वशीकरण कुछ घंटे में ही टूट रहा है क्या? या फिर वो खास के बोला इस वजह से ऐसा हुआ? रीजन जो भी है आगे पता चलेगा। फिलहाल ये लोग अथर्व के घर पहुंच जाते हैं। राजनाथ यहाँ कुछ लड़कियों को अपने साथ घर के अंदर आने को कहता है और बाकियों को घर के पूरे चारों तरफ घेरा बनाकर प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए खड़े रहने को कहता है ताकि कोई और अंदर ना आए। अब फाइनली राजनाथ यहाँ आर्या को देखता है, जो कि पिछले 12 साल से एक ही तरह से सिर्फ स्माइल करती है और कुछ नहीं। राजनाथ कहता है कि इतना लंबा वशीकरण तो पॉसिबल ही नहीं है और ऐसे ही उच्च विद्या उसे प्रताप से सीखनी है, क्योंकि राजनाथ के हिसाब से प्रताप इस विद्या में ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद अथर्व राजनाथ को उस कमरे में ले जाता है जिसमें प्रताप पूरी तरह से बंधा हुआ था। राजनाथ यहाँ प्रताप को इस गंदी हालत में देखकर अथर्व पर पूरा भड़कता है। लेकिन डील यह था कि पहले राजनाथ को आर्या का वशीकरण खत्म करना होगा, तब अथर्व प्रताप को छोड़ देगा। इस पॉइंट पर राजनाथ एक्सप्लेन करता है कि जो भी वशीकरण करता है और जिसका वशीकरण हुआ है, वो लोग अगर दूर हो गए तो कुछ घंटों बाद वशीकरण खत्म हो जाता है। अलग होने पर यह वशीकरण 2-4 घंटे ही चलता है और अधिकतम 24 घंटे तक। तभी तो रास्ते में एक लड़की जो वशीकरण में थी तुरंत ही अपने होश में आ गई और राजनाथ की बात नहीं मानी, क्योंकि वो राजनाथ से दूर थी, शहर के अंदर थी और ऐसे में उसका वशीकरण टूट गया। अब प्रताप का वशीकरण भले ही राजनाथ से स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन फिर भी 12 साल तक तो नहीं चल सकता। यह सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि अथर्व किसी न किसी तरह से प्रताप के ऋण उद्धार के अंदर है। जैसे ही अथर्व अपना ऋण चुकता करेगा, आर्या का वशीकरण टूट जाएगा। अब अथर्व के सर पर प्रताप का कोई बड़ा उद्धार तो था नहीं, लेकिन फिर अथर्व याद करता है कि पिछली मूवी के अंदर उसने प्रताप से 10 रुपए की चाय पी थी। मतलब प्रताप ही चाय के लिए 10 रुपए दिए थे। तो अब अथर्व को प्रताप को ये 10 रुपए वापस करने होंगे। 10 ही रुपए वापस करने होंगे, 500 का नोट नहीं, 11 रुपए नहीं, बल्कि एग्जैक्ट 10 रुपीज। बस फिर क्या था, अथर्व यहाँ अपनी बेटी को नीचे लाता है, घर में 10 रुपए ढूंढता है और ये 10 रुपए प्रताप के हाथ में डाल देता है। तब तक प्रताप सोया हुआ था, क्योंकि उसे खाना पीना मिलता नहीं और वो बेहोश रहता है। जैसे ही अथर्व ये 10 रुपए लौटाता है, उसका उद्धार खत्म हो जाता है और प्रताप भी होश में आ जाता है। अब राजनाथ अथर्व से कहता है कि अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करो, थप्पड़ मारो, कुछ भी करो, क्योंकि उसका वशीकरण टूट गया है। 12 साल से वशीकरण में थी तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे होश आ जाएगा। अथर्व यही सब करता है और वाकई में आर्या अपने होश में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, 12 साल बाद आर्या ठीक हो चुकी थी। वह अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, रो रही थी, उसके ढेर सारे इमोशंस थे और अथर्व भी रो रहा था। अब अगर आपको याद हो तो पिछली मूवी में आर्या ऐसा कुछ कर चुकी थी जिसके कारण उसकी सुनने की शक्ति थोड़ी खत्म हो गई थी। अब आर्या यहाँ प्रताप को देखती है और गुस्से में उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि आर्या को याद था कि उसकी ये हालत प्रताप के कारण ही हुई है। अथर्व अपनी बेटी आर्या को संभालते हुए व्हीलचेयर पर बैठाकर कमरे से बाहर निकाल ले जाता है, क्योंकि राजनाथ अपना वादा पूरा कर चुका था। वह अथर्व से कहता है कि अब प्रताप को फ्री कर दो। अथर्व तुरंत राजनाथ को प्रताप को खोलने की चाबी देता है और राजनाथ एक लड़की से कहकर प्रताप को खुलवाता है। अब जैसे ही प्रताप के मुंह का बंधन खुलता है, राजनाथ को पता चलता है कि असल में अथर्व ने तो प्रताप की जीभ ही काट दी है। पिछली मूवी में हमने ये देखा भी था कि अथर्व ने ये काम किया था। लेकिन एंड में जब अथर्व राजनाथ को बोतल से मारता है, तो लड़कियां वैसा रिएक्ट नहीं करती जैसा कि राजनाथ ने पहले कहा था। तो ये क्यों हुआ? शायद वो वाला जो राजनाथ का कमांड था, वो एक सिचुएशनल कमांड था, यानी उस खास जगह और हालात के लिए, क्योंकि वहां पुलिसकर्मी थे और बाकी लोग भी थे। पुलिस वाले तो दूर से भी गोली चला सकते थे, इसलिए राजनाथ ने उस समय एक डिफेंसिव कमांड दिया था। लेकिन अथर्व के सामने राजनाथ खुद को थ्रेटन फील नहीं कर रहा था, उससे ज्यादा नहीं। आर्या का वशीकरण 12 साल तक इसलिए चला क्योंकि अथर्व एक छोटे से ऋण कर्ज में था प्रताप से। यह कर्ज था सिर्फ चाय पिलाने के 10 रुपए। जैसे ही अथर्व ने यह कर्ज चुका दिया, आर्या अपने होश में आ गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो अगर इस मूवी का तीसरा पार्ट आता है तो वहां तक आर्या पूरी तरह ठीक हो चुकी होगी।
अब देखना ये है कि आगे इस फ्रेंचाइजी में क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।